Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। बड़ी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी हार होगी, क्योंकि टैरिफ के चक्कर में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट भारत और चीन को एक साथ लेकर आ गया। ये कितनी बड़ी घटना है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। 1971 से जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, भारत और बांग्लादेश का विघटन किया, उधर से लेकर अब तक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का यही फोकस था किस तरह भारत को पास में रखा जाए ताकि चीन के विरुद्ध लड़े। तो जैसे उन्होंने पेट्रो डॉलर शुरू किया और चीन का सपोर्ट करना शुरू किया, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को, ताकि मैन्युफैक्चरिंग वो अमेरिका से चाइना में लेकर जाए, उस समय से ही भारत को कल्टीवेट कर रहे हैं कि भारत चीन को अपोज करेगा। लेकिन कोई ये आइडिया नहीं था कि चीन इतना धनी हो जाएगा कि चीन अमेरिका की को ही कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और साथ में बाकी देशों को दबाना शुरू करेगा, स्पेशली भारत। भारत को दबाता था अंडर अमेरिकन इन्फ्लुएंस और अमेरिका को कंट्रोल करता था सो दैट चीन कैन बिकम द सोल पावर। तो उनको ये आइडिया नहीं था, तो किसिंगर की पॉलिसी वहाँ पे फेल हो गई। उसके पहले अमेरिका ने दलाई लामा को भारत लेकर आए, CIA का ऑपरेशन था, ताकि भारत और चीन हमेशा लड़ते रहे, बॉर्डर डिस्प्यूट में लड़ते रहे। और जितने भी ऑब्जर्वेंस स्टेशंस, उसने ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए थे हिमालय में टू मॉनिटर सोवियत एक्टिविटी, उसने चीन के विरुद्ध भी यूज़ करी, उसका इंटेलिजेंस भारत को भी दिया और साथ में सेंट्रल एशिया पर भी स्पाई करता रहा टू प्रोटेक्ट द कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम, जो कजाकिस्तान से ऑयल लेके जाता है। ये इतिहास है, रीसेंट इतिहास है। और अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या थी कि चीप ऑयल खरीदे इन सब देशों से और पूरे अमेरिका में उसको सप्लाई करे और साथ में दूसरों को एक्सपोर्ट भी करे, अपने रिजर्व्स को टच नहीं करे, क्योंकि उसके रिजर्व्स का एक्सट्रैक्शन और उसका रिफाइनमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तेल का प्राइस बढ़ जाएगा, जो कि यूरोप पे कर रहा है अमेरिका को। अब चीन को भारत से लड़ाने की कोशिश थी, इसलिए कंसिस्टेंटली वो क्या करना चाहता था कि भारत से चीन की तरफ और एग्रेसिव रूट्स आए, ऑप्शंस आए। उसमें ऑलमोस्ट सक्सीड हो गया था, क्योंकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थोड़ा थोड़ा बेवकूफ़ी करती रही। 1962 के युद्ध के बाद चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, 1962 का युद्ध भारत हारा नहीं, वो नेहरूवियन ब्लंडर था। वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू हारे, भारतीय सेना नहीं हारी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने वहाँ पे वायुसेना का प्रयोग नहीं होने दिया। और अमेरिका भारत को भी कंट्रोल करने की कोशिश में लगा रहा, जिस तरह मरूद को उसने मतलब ख़त्म करवा दिया, मरूद जो इंडिया का फाइटर था। प्लस उसने कॉन्स्टेंटली न्यू दिल्ली को ऐसी इंटेलिजेंस प्रोवाइड करी जिससे कि परमानेंटली पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट चीन के विरुद्ध एक डर भी बन जाए और साथ में वो उसको एनिमी की जैसा ट्रीट भी करे। वो सही था, क्योंकि वो पॉलिसीज़ भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की ऐसी थी। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से बहुत ऐसे प्रयत्न किए गए कि वो किस तरह भारत को डिस्टर्ब करे चारों ओर, और बार बार उसने इस तरह के शस्त्र भी लगाए और सलामी स्लाइसिंग की स्ट्रेटजी भी अप्लाई करी, किस तरह भारत की टेरिटरी वो लेता रहे। लेकिन सडनली क्या हो गया कि अब चीन को समझ में आया कोविड-19 के बाद कि अमेरिका ने उसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू और बाकी डिजीज़ेस के थ्रू, जो उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो चीनी पॉपुलेशन को कम करने के लिए किए। जो बिल गेट्स भारत पे अभी ट्राई कर रहा है, बिल गेट्स जो है वो भारत की पॉपुलेशन को आधी करना चाहता है, क्योंकि उसने मन में ठान रखा है कि पॉपुलेशन इज़ ए बर्डन। इसलिए बार बार जब मिलता है प्राइम मिनिस्टर मोदी को और सबको, हम लोग को यही लगता है कि ये किसके एजेंट है, ये किसका एजेंट है, ये एक्चुअली दैत्य असुरों का एजेंट है। और उसने वो सब स्ट्रैटेजीज लगाई है जिससे कि ह्यूमन पॉपुलेशन कम हो, और इसीलिए शायद उसको काफ़ी देशों में इंक्लूडिंग अमेरिका में उसका पोजीशन बहुत होता है, बिकॉज अभी उसने फूड लैंड्स, अभी ही इज़ द बिगेस्ट फार्मर इन टेक्सास एंड अदर, 2 लाख 2.5 लाख हेक्टेयर्स की ज़मीन है उसके पास, विच इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड बिल गेट्स के पास। तो ये स्ट्रैटेजीज अमेरिका की चलती रही, यूजिंग चाइना अगेंस्ट इंडिया, इंडिया अगेंस्ट चाइना,
ताकि दोनों आपस में लड़ते रहें। और ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की भी बेवकूफ़ी है, उस प्लान में वो फंसता रहा। भारत की तरफ से वो नहीं हुआ, भारत हमेशा रिएक्ट करता रहा और भारत नेगोशिएट करता रहा। चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रेडी नहीं थी और शायद आज भी रेडी ना हो, तो वो चाइनीज़ नेचर है। लेकिन जब ट्रंप ने अंधाधुंध टैरिफ लगाना शुरू किया, पहले चीन पे लगाया 104%, अब भारत पे लगाया है, और चीन भारत के सपोर्ट में आके खड़ा हुआ, बोलता है टैरिफ ठीक नहीं है। सिर्फ बोल वचन है, ज़्यादा हम रीड नहीं कर सकते चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, बट इवन दिस इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसकी वजह से अब ऐसा हो गया है, ट्रम्प टैरिफ की वजह से भारत और चीन अब शायद बातचीत करना शुरू करें। नॉट नॉर्मलाइजेशन रिलेशन, क्योंकि चाइनीज़ जो है इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ भारतीय टेरिटरी, बट एटलीस्ट ऑन ए ब्रॉडर स्केल भारत और चीन एक साथ कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली 5 अगस्त की आरबीआई अनाउंसमेंट में वॉस्ट्रो अकाउंट्स को, जो द क्लाइंट बैंक्स होती हैं, जिसका क्या नाम होता है, कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स, वो अब बिना आरबीआई की परमिशन के वॉस्ट्रो अकाउंट खोल सकते हैं। वॉस्ट्रो मतलब योर्स होता है, लैटिन में होता है योर्स, और नॉस्ट्रो होता है माइन। सो सपोज करो जो बैंक फॉरेन की है वो अकाउंट खोलना चाहती है फॉर ए भारतीय बैंक, किसी का अकाउंट खोलना चाहती है, और फॉरेन बैंक का कोई अकाउंट है उसको खोलना चाहती है रुपी में, तो वो वॉस्ट्रो अकाउंट हो गया भारतीय बैंक के लिए। और जो बैंक खोल रही है अकाउंट वो हो गया नॉस्ट्रो अकाउंट। तो वॉस्ट्रो अकाउंट से क्या हो जाएगा, रुपी बेस्ड बिजनेस प्रायोरिटी हो जाएगा। आपको अगर याद होगा कि आरबीआई की एक मीटिंग में इन अप्रैल प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड कि रुपी को इंटरनेशनलाइज करना चाहिए। आरबीआई की कॉन्फ्रेंस में बोला कि रुपी पूरे दुनिया में यूज़ होना चाहिए। तो ये पहला कदम उसने उठाया है अप्रैल के बाद अगस्त में, और अगला कदम उठाएगा सितंबर में, सितंबर 2025। उसने पहला कदम उठाया है कि नाउ रुपी कैन बी यूज्ड इन इंटरनेशनल बैंक्स फॉर रुपी बेस्ड ट्रांजैक्शंस। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है फ्रॉम द टाइम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइनेंस, क्योंकि वहीं से ट्रेड होता है। सो मोर एंड मोर जो पार्टिसिपेंट बैंक्स हैं, जो दे कैन ओपन रुपी बेस्ड अकाउंट्स। तो सपोज करो अमेरिका से किसी को एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ की जो बैंक होगी वो ओपन करेगी वॉस्ट्रो अकाउंट, रुपये जिसको वो एक अकाउंट ओपन करेगी वॉस्ट्रो अकाउंट, और उसको जो भारतीय बैंक है वो उसको इन्वॉल्व करेगी। तो इस तरह ट्रांजैक्शन, इसमें किसी आरबीआई की ज़रूरत नहीं है, रूल की ज़रूरत नहीं है। वो एज एन अकाउंट विल बी ऑपरेटेड एज पर द रूल्स ऑफ आरबीआई इन इंडिया एंड अब्रॉड इन द नेम्स ऑफ दैट कंट्री फ्रॉम वेयर दैट बैंक ओरिजिनेट्स। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं न्यूज़। तो उसने पहले तो चीन और भारत का कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा अब कि चाइनीज़ बैंक्स हैव टू पे, वो रुपी अकाउंट ओपन करेंगी, जो एक्सपोर्टर चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स का जो अकाउंट करेगी, और भारतीय अकाउंट के लिए वॉस्ट्रो अकाउंट है जो भारतीय बैंक ओपन करेगी, और उनके बीच में ट्रांजैक्शन रुपी युआन का शुरू हो जाएगा। मतलब उनको रुपए खरीदने पड़ेंगे टू बाय इंडियन गुड्स इंपोर्ट करने के लिए, और भारतीय बैंक को युआन खरीदने पड़ेंगे टू इंपोर्ट और टू बाय चाइनीज गुड्स इन युआन। ये अब प्राइवेट सेक्टर में चला गया, तो ऑल बैंक्स ऑफ इंडिया कैन डू दैट। तो सेंट्रलाइज नहीं है, बस सेंट्रलाइज है इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टिंग। वो तो एनुअल रिपोर्टिंग होती होगी बैंक्स की, मुझे पता नहीं सिस्टम। अमेरिका में तो है, फेडरल रिजर्व बैंक का एनुअल रिपोर्टिंग सिस्टम है, जहाँ पे एनुअली उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो ये दो डेवलपमेंट्स इतनी स्ट्रांग है कि इससे अमेरिका को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत को कोई नुकसान होगा नहीं ज़्यादा। $40 बिलियन इज़ नॉट मच फॉर भारत आउट ऑफ $820 बिलियन टर्नओवर। $40 बिलियन को अकोमोडेट किया जाएगा विद ऑल द डिफरेंट ट्रेडिंग ऑप्शंस। जो आईटी सर्विसेज का बिजनेस है वो उससे अनअफेक्टेड है। फार्मास्यूटिकल के बिजनेस पे को इसके अंडर लाया जाएगा सो दैट फार्मास्यूटिकल स्प्रेड कैन हैपन, और भारत में मैन्युफैक्चरिंग को और भी अच्छा किया जाएगा, बिकॉज इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन क्लिनिकल ट्रायल्स आर नोन फॉर टू बी द वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हम लोग दवाएं बनाने में तो वैसे भी शुरू से हमारा इतिहास है, अच्छी दवाइयाँ बनाते हैं, औषधियाँ हम अच्छी बनाते हैं। आई होप कि इसके अंदर आयुर्वेदिक बॉडीज़ भी आ जाए, सो दैट आयुर्वेदिक जो मेडिसिन सिस्टम है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो पूरे दुनिया में। आई होप सो, दैट इज़ माई होप। नाउ ट्रम्प के टेंट्रम्स जो हैं और बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि
ट्रम्प बोल रहे हैं कि और सैंक्शंस लगाएंगे भारत के ऊपर, टैरिफ्स लगाएंगे, बट अल्टीमेटली व्हाट दिख रहा है ऑन द ग्राउंड इज कि अभी तक टैरिफ्स एक्टिव नहीं हुए हैं। 21 अगस्त 27 अगस्त से होंगे, अभी बहुत दिन बाकी हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड उसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि प्राइसेस और स्टॉक्स हैव ऑलरेडी, स्टॉक्स आर रिड्यूसिंग, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, क्योंकि स्टॉक्स है नहीं तो डिमांड सप्लाई हमेशा हो रहती है, तो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग कि जिसके पास प्रीमियम दे सकता है वही खरीदेगा। और बहुत सारे स्टोर्स बंद होते जा रहे हैं ऑन दी, जैसे राइट एड के ब्रांचेस बंद हो रही हैं बहुत जगह पे, और भी दूसरे जो प्राइवेट जेनेरिक ड्रग्स के जो स्टोर्स हैं वही बंद हो रहे हैं, क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स जनरली हॉस्पिटल्स के दिए जाते हैं और उसमें भारत का पोजीशन इज़ नंबर 1। और साथ में इफ़ यू लुक एट द कॉम्प्लेक्स अमेरिकन मेडिसिन्स, वो तो अभी ऑलरेडी और भी महंगी होंगी, क्योंकि उनके उनके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं दूसरे देशों से आते हैं, वो सिर्फ सारी चीज़ अमेरिका में नहीं बनती। शायद उस पर लगता है कि नहीं लगता है, वील हैव टू सी। शायद उस पर भारत लगाएगा कुछ एक्स्ट्रा प्राइसेस, एक्स्ट्रा थिंग्स टू ऑफसेट दी मार्जिन्स ऑफ द कंपनीज। ना कौन सा दूसरा देश सप्लाई कर सकता है फार्मास्यूटिकल्स में? कोई नहीं सप्लाई कर सकता, बिकॉज इसके जो जेनेरिक ड्रग्स क्या होते हैं, जब उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो दूसरे देश उनको बना सकते हैं। सो जब पेटेंट्स एक्सपायर हो जाएगा तो दूसरे बना सकते हैं, उसमें उसको जेनेरिक ड्रग्स बोलते हैं। दे आर नॉट ब्रांडेड और वो ऑफ द काउंटर बेचे भी जाते हैं, एक्सेप्ट मेटाफॉर्मिन। और क्योंकि ये शुगर और प्रेशर, ब्लड प्रेशर, दीज आर यूज्ड अगेंस्ट द पीपल देमसेल्व्स, तो इसके लिए आपको ज़्यादा समय लगेगा कि अमेरिका में ये मेडिसिन को भी प्रेस्क्रिप्शन के थ्रू दिया जाता है, नॉट लाइक अदरवाइज। और भारत में भी शायद वो सिस्टम है। इन दिस, चाइना और भारत को साथ में लाने के लिए जितना हमको अमेरिका को धन्यवाद करना चाहिए वो ठीक है, लेकिन हमको प्रिकॉशन बहुत रखनी पड़ेंगी अगेंस्ट चीन। यद्यपि चीन हमारा ही कज़न है, रिलीजियस कज़न है, धार्मिक कज़न है, धार्मिक हमारा भाई एक तरीके से देख सकते हैं। दूसरा, चीन छोटा सा प्रांत है, बाकी सब हिंदू देश है। मंगोलिया से लेके, तिब्बत से लेके, तुर्कमेनिस्तान में कोई अभी तो इस्लामिक नाम रख दिए ना, तुर्क, ऐसा कुछ है नहीं शुरू से, क्योंकि वो सारी जगह उत्तर कुरु, हरिवर्ष, इलावर्त वर्ष, केतुमाल वर्ष इसके थ्रू अंदर आती है। सो नाउ व्हाट वी आर लुकिंग एट कि अब अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लोग सिर खुजा रहे हैं कि अब अगर हमारे हाथ से भारत निकल गया, पहले तो ये जो मानसिकता ही खराब है एंग्लो सेक्शंस की, कैसे हाथ से निकल जाएगा, कोई कबूतर तो नहीं है, बट अगर हाथ से निकल गया तो हम लोग कैसे चलाएंगे देश को, विश्व की राजनीति कैसे कंट्रोल करेंगे। बट मल्टीपोलर वर्ल्ड अब आ चुका है और अभी बहुत सारा चीज़ें, अब भारत ने स्टैंड लिया है तो भारत इस स्टैंड के ऊपर आगे बढ़ेगा, विच ऑलरेडी दिख रहा है। पुतिन, जापान, ब्राज़ील, चाइना, तो मतलब एशिया अब स्वतंत्र हो रहा है पश्चिम से, ये होने वाला है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वीडियोस, और हमारे मेंबर बनिए और हमारे गुरुकुल में जरूर जुड़िए। नमस्ते।